तो वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जो करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए लेके आए थे, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। और जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं मेरा नाम है अभिषेक पाल। मैंने वेरियस एग्जाम्स क्लियर करे हैं, जिसमें कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सीएपीएफ एंड सीडीएस एफकेट मैंने वेरियस टाइम क्लियर किया है विद वेरी गुड मार्क्स। तो ये आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की मदद से मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप में से जिनका भी एक एम है कि वो भी एज एन ऑफिसर इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है अकूरा अगरतला रेलवे लिंक। ये जो रेलवे लिंक है ये बेसिकली किस किस के बीच में है, ये आपका बनाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। होगा क्या, ये क्या करना चाह रहा है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है बिटवीन दी टू बॉर्डर्स, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ इसमें इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी आप बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो अगर मेन लैंड से हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ता है तो हमें पहले ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर ये जो चिकन नेक की बात है, यहाँ से गुजर के जाना पड़ता था। तो ये अराउंड एंड अराउंड हमारा जो टाइम ट्रैवल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था, ट्रैवलिंग टाइम है उसको बढ़ा देता था। तो उसी को शॉर्ट डाउन करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे रेलवे लिंक बना रहे हैं। अभी जो अकूरा है ये कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में। अगरतला आपको पता ही है त्रिपुरा में पड़ता है। तो ये जो ट्रेन चलाई गई है इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर मैत्री एक्सप्रेस का के एग्जाम में कहीं भी जिक्र आएगा तो आपको याद रखना है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलाई गई है। दूसरा इसका नाम, दूसरे रूट पे जो चलेगी दैट इज़ योर बंधन एक्सप्रेस। तो जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में दूसरी ट्रेन चल रही है उसका नाम क्या है, बंधन एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारी ट्रेन और भी हैं जो चलाई गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ, इंडिया नेपाल है के बीच में भी कुछ ट्रेनें चलती हैं। जैसे कि एक ट्रेन का काम अभी चल रहा है जिसका नाम है जयनगर टू बीजलपुर। ओके, जयनगर टू बीजलपुर रेल, इसका काम अभी चल ही रहा है। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इंडिया की तरफ का काम है वो पूरा हो चुका है, बस जो नेपाल है उसकी तरफ का काम पूरा होना बाकी है। जैसे ही हो जाएगा ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी ये भी ट्रेन। दूसरी जो ट्रेन चल रही है दैट इज़ योर काठमांडू, काठमांडू विद दौल। अब देखो, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो बिहार से हैं बता सके मुझे कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि ये जो रक्सौल है ये बिहार में पड़ता है। ओके, तो काठमांडू के साथ रक्सौल की लिंकेज बनाई गई है। फिर दूसरी कंट्री के साथ है दैट इज़ योर इंडो पाक। और आपको पता ही है इंडो पाक के साथ हमारी दो ट्रेनें चलती हैं। पहली होता एक्सप्रेस, ठीक है, ये लगभग लगभग अटारी के थ्रू होके जाती है। और दूसरी जो चलती है दैट इज़ योर थार एक्सप्रेस। हाल फिलहाल में दोनों की दोनों ट्रेनें क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है अच्छे नहीं है अभी, तो उस वजह से इस ट्रेन को अभी हाल फिलहाल में इनएक्टिव कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसने लॉन्च किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड की बात हम पहले कर चुके हैं। नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड में क्या होता है, सबके लिए एक यूनिक आईडी बना दी, इससे उनके जो पेशेंट रिकॉर्ड हैं वो हर डॉक्टर को इजीली एक्सेस हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टरों का अभी भी कोई नेशनल मतलब ऐसे रजिस्टर नहीं है, तो उसी को बनाने की बात करी गई है। अब जब ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इस बारे में बात कर रहा है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर। ओके, इसकी दो खासियतें हैं। सबसे पहले तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा हर एक डॉक्टर को, जो कि उनके मतलब अब जो नए बच्चे जाएंगे उनको तो एमबीबीएस के दौरान ही मिल जाएगा। हाँ, बट जब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे वो उसको देख सब तभी पाएंगे। दूसरा, इसमें डुप्लीकेशन होने के चांसेस नहीं। मतलब अभी क्या होता है, आपको पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर ऑथेंटिक डॉक्टर और कौन सा डॉक्टर ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कैसे पता लगाओगे। तो फिर जब ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर बन जाएगा तो तब आप उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ इंडिया स्टेट फॉर्मेशन। ये क्यों खास है, क्योंकि 1 नवंबर को मनाया जाता है इंडिया के स्टेट फॉर्मेशन डे के नाम। ऐसा क्या खास हुआ इस दिन? पहली बात तो इस एक दिन पे हमारे लगभग लगभग 7 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप स्टेट फॉर्मेशन की बात करोगे, एक व्यक्ति है जिनकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है एंड आई नो आप सबको इनका नाम पता है। इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत छोटी छोटी रियासतों में टूटा हुआ था।
तो उसी को एक यूनिफाई करने का काम इस व्यक्ति ने किया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो 7 स्टेट्स हैं वो अगर आप चाहें तो उनके नाम याद रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कब बना था वो। ओके, फर्स्ट स्टेट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला एंड ओके। हालांकि आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है कि स्टेट फॉर्मेशन की जब आप बात करते हो, स्टेट फॉर्मेशन के दौरान आपको 3 कमीशन बनाई गई हैं। पहली धर कमीशन, जो कि बनी थी 1948 जून के लगभग में। दूसरी जेवीपी कमीशन, जो कि लगभग लगभग बनी थी अगेन 1948 नवंबर दिसंबर के टाइम पे। और लास्ट आती है दैट इज़ योर फजल अली कमीशन। अभी जो फजल अली कमीशन है ये 1953 में बनाई गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एक एक्ट पारित किया गया है जिसे बोला गया है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये 1956 में आया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ही हमारी कई सारी स्टेट्स बनी थी, और उस समय ये आपको पता होगा बेसिकली, मतलब पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ये फैक्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अगर याद है तो ज़रा बता दो कितने स्टेट थे, कितने यूटी थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि फजल अली कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके मेंबर्स के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले तो एज ऑलवेज फजल अली, जो कि उसके चेयरमैन भी रहे हैं। दूसरे थे एच एन खुंजरू, और तीसरे थे आपके के एम पालिकर। ठीक है, जब आप स्टेट फॉर्मेशन की बात करते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट आया था उस समय? 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। और यही वो अमेंडमेंट था जिसके दौरान आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी होगी आपने, दैट इज़ योर आर्टिकल 350 है। ठीक है, बेसिक इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। ये जुड़ा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से। ओके, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता होगा। और मतलब इस लेक्चर का वो मोटिव भी नहीं है कि आपको स्टैटिक पढ़ाया जाए। इस लेक्चर का मोटिव है कि आपको जितना हो सके उतने ज़्यादा करंट अफेयर से अवेयर किया जाए। ठीक है, तो जब कभी मौका मिलेगा तब वो भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये याद रखने की जरूरत। फिर आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, क्रिएट किया गया था इन 2004। ओके, तो 2004 में ये बना था। और इसके अंडर आपका जो सिटीज़ हैं उनको लगभग लगभग 7 फील्ड्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि क्राफ्ट, फोक, आर्ट, मीडिया, फिल्म डिज़ाइन, सॉरी फिल्म डिज़ाइन एक ही है, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। तो ये 7 फील्ड्स में डिज़ाइन किया वो डिवाइड किया गया है। ओके, इंडिया में जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब प्रपोजल भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इट रिलाइज ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रपोजल बना के भेजेगा और फिर यूनेस्को उसको चेक करेगी कि ओके इसको इंक्लूड करना है, नहीं करना है। तो हाल फिलहाल में इंडिया की 2 सिटीज़ हैं जिनको ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। फर्स्ट इज़ कोचिकोडे, सेकंड इज़ ग्वालियर। बात कर लेते हैं दोनों को किस चीज़ के लिए किया गया है, तो मतलब एक एक करके क्रोनोलॉजी वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहली सिटी जिसको ऐड किया गया था दैट वाज योर जयपुर। ओके, जयपुर को 2015 में ऐड किया गया था फॉर क्राफ्ट। ठीक है जी। दूसरा आता है आपका वाराणसी। वाराणसी को अगेन 2015 में ऐड किया गया था फॉर। फिर थर्ड आता है आपका चेन्नई, इसको 2017 में ऐड किया गया था अगेन के लिए। फिर आता है फोर्थ आपका मुंबई, इसको 2019 में ऐड किया गया था फॉर फिल्म। फिर आता है फिफ्थ आपका हैदराबाद, क्योंकि अगेन 2019 किया गया था फॉर गैस्ट्रोनॉमी। और ये आपको हमेशा याद रखना है, गैस्ट्रोनॉमी क्यों इकलौता है इंडिया में अभी, और किसी को अभी तक गैस्ट्रोनॉमी के लिए नहीं। फिर आता है श्रीनगर, 2021 में अगेन फोक एंड क्राफ्ट के लिए। फिर 7 आता है कोचिकोजे,
है, इसको करा गया है 2023 में। और लिटरेचर, तो ये भी इकलौता है। क्या पता आपसे एमसीक्यू मतलब मैच द फॉलोइंग में दे दे कि अरेंज करो भैया किसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, मतलब जिसको किसको किस कैटेगरी में चूज़ किया गया है। और फिर नेक्स्ट इज एट्थ आपका जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, दैट इज़ ग्वालियर। ठीक है, और ये भी अगेन 2023 म्यूज़िक। फिर ये आपको ध्यान रख, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज LCH प्रचंड के बारे में हम बात करेंगे। जब आप LCH प्रचंड की बात करोगे तो यहाँ पर LCH का मतलब क्या होता है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ साथ? ये इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस है मतलब हम ही ने बनाया है खुद से। और मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ है ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इसके याद रखने हैं। साथ साथ इसमें शक्ति इंजन है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 280 किलोमीटर पर आवर की तरफ जा सकती है। और इसमें क्या खासियत है? इसमें हेलिना मिसाइल के साथ ये कंपैटिबल है। ये हेलिना मिसाइल क्या है? जो आपका वरुण अस्त्र है, सी का क्या है, एक एरियल वर्जन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि ये जो प्रचंड है उसको क्या मिला है, मतलब 70 mm रॉकेट इसने फायर किया है और 20 mm ट्यूरेट गन फायर की है डे एंड नाइट। तो दोनों टाइम पे इसके पास क्या आ गई, इसकी ऑपरेटेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज नंदनी दास, इन्होंने क्या जीता है? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ इन्होंने जीता है 2023 का। और क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है कोटिंग इंडिया, जिसमें कि बताया गया है कि इंग्लैंड और मुगल में या उस टाइम पे किस तरीके से कोर्ट में चीज़ें चला करती थी। तो ये आपको ध्यान रख। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ वाइट हाइड्रोजन। क्लियर? तो हाइड्रोजन के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिजर्व मिला है ये कहाँ पे मिला है? फ्रांस में मिला। और इम्पॉर्टेंट खास चीज़ दैट इज़, जो भी आपका नेचुरल रिजर्व होता है ना हाइड्रोजन का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वाइट हाइड्रोजन। मतलब नेचुरल रिजर्व में जो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है उसी को हम वाइट हाइड्रोजन बोलते हैं। खासियत क्या है इसकी? फ्यूल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़, ये चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इनके मुकाबले जो कन्वेंशनल फ्यूल है। नेक्स्ट, कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है इसका, अगर आप इसको यूज़ करते हो, नो कार्बन फुट। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है? हम इसे यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसकी ऑपरेबिलिटी थोड़ा मुश्किल है। हाईली कम्बसिबल गैस है, तो अगर थोड़ा भी लीकेज हुआ तो जितना नुकसान कन्वेंशनल फ्यूल में नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसमें। ओके, जब आप बात करोगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को वेरियस तरीके से डिवाइड किया गया है। बता देता हूँ आपको किस किस कलर में उसे डिवाइड किया गया। ओके, जब हाइड्रोजन को आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड किया है ब्लैक कलर में, फिर आ जाता है यहाँ पे ग्रे, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर आता है आपका ग्रीन। ओके, तो ये आपको कुछ 4-5 कलर, अभी बेसिक 4 कलर आप याद रख लीजिए। ब्लैक कलर कब होगा इसे? जब आपने मतलब देखो हाइड्रोजन बनाने में भी तो कोई ना कोई फ्यूल यूज़ हुआ होगा, या उसे एनरिच करने में कोई ना कोई फ्यूल यूज़ हुआ होगा। तो उस फ्यूल जो यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ब्लैक कब बोलेंगे? अगर आपने कोल यूज़ किया है। अब कोल यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कार्बन फुटप्रिंट होगा ही होगा। तो उस टाइप के हाइड्रोजन को हम ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर इसको बनाने में आपने नेचुरल गैस का यूज़ किया है तो इसको हम बोल देंगे ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू कब? जब आपने बनाया और इसके दौरान जो भी कार्बन निकला उसको आपने कहाँ पर कैप्चर कर दिया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन कैप्चर इन ओशन। ठीक है, तो कार्बन को कैप्चर किया है हमने कहाँ पर? ओशन के अंदर। और ग्रीन हाइड्रोजन हम कब कहेंगे? जब इसमें नो कार्बन फुट, कोई भी कार्बन फुट को बनाने में नहीं आया है। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपने क्या किया हो?
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया हो। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि उन चीज़ों के हिसाब से जिसमें से निकालना आसान है हाइड्रोजन, लेकिन निकालने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, आप एसिड में मेटल डाल दो तब भी हाइड्रोजन निकलेगा, बट मोस्टली हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसमें होता क्या है, 2H2O, जब आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, लाइज के लिए लाइन लगा दिया यहाँ पे, 2H2 प्लस। ओके, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट इज कवा आइजन, क्या है, इंडोनेशिया में क्रेटर लेक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, यू का एक मिशन है जिसको हमने नाम दिया है कॉपरनिकस सेंटिनल 2 मिशन। ओके, कॉपरनिकस सेंट 2 मिशन, इसने क्या है, पिक्चर्स को कैप्चर किया है, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा होगा इसका जो कलर है वो किस नेचर का है, टर्कोइज कलर का है। जो टर्कोइज कलर है इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 बहुत ज़्यादा है इसमें, तो उस वजह से इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, टर्कोइज कलर का हो गया। बाकी इसकी खासियत क्या है, इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी ऑलरेडी ऐड करा जा चुका है। तो ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व साइट भी है, तो इसलिए खास हो जाता है हमारे साथ साथ। इंडोनेशिया में एक और वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है जिसका नाम है अनक करकटुआ वोल्केनो। ये आपको बस ये नाम याद रख लेना, कौन सा हुआ है, अनक करकटुआ। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे हैं यूपीएससी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आरबीआई है उसने जितने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर थे उनको अपने डायरेक्ट सुपरविजन में लिया। सबसे पहले तो समझ लेते हैं पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको मैं टर्म दिखाता हूँ, मर्चेंट और कस्टमर। ठीक है, आई होप आपको पता होगा दोनों का मतलब क्या है। तो जो भी कस्टमर होता है, देखिए अभी सिर्फ इतने डायग्राम, बाकी डायग्राम आपके काम का नहीं है अभी के लिए। ओके, यहाँ पर होगा क्या कि ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है इसमें जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन इनिशिएट की है थ्रू यूपीआई या किसी भी तौर पे, तो जो पेमेंट एग्रीगेटर होगा वो क्या करेगा, आपका जो बैंक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मी लिख देता हूँ, हमारा जो बैंक है यहाँ से, ठीक है, और जो मर्चेंट का बैंक है उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। ओके, जिसमें कि होगा क्या, यहाँ से जो पेमेंट होगी वो चली जाएगी, सक्सेसफुल लाइन का मैसेज होगा, वो क्या हो जाएगा, इधर पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये काम होता है पेमेंट एग्रीगेटर का। अब प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत करना पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है। जो गेटवे है वो एक छोटी सी टर्म है, मतलब इसी के अंडर आती है। इसमें होता क्या है, पेमेंट गेटवे मतलब जो पेमेंट का इंटरफेस है, मैं पेमेंट करते समय जैसे आपने रुपए कार्ड ले लिया, वीज़ा ले लिया, वो हो गया पेमेंट गेट। पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़ा टर्म है, तो ये आपको ध्यान। फिर हम बात करें, हाल फिलहाल में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्या करा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कॉल ऑफ कर लिया है, इससे इसराइल के साथ से, क्योंकि अभी इसराइल हमास वॉर चल रहा है, तो उस वजह से। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है, सबसे पहली कंट्री तो होगी वो बोलीविया, ओके, चिले, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, चैड, टर्की, एंड लास्ट इज योर बहरेन। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन को कॉल ऑफ कर दिया है। अभी जो इसराइल हमास वॉर चल रहा है, इसमें जो कंट्री है वो दो फ्रंट में डिवाइड हो चुकी है। कुछ कंट्रीज़ जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ जो इसराइल के अगेंस्ट हैं। तो मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इसराइल के अगेंस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ल्यूसी मिशन। इसका है नासा का है, और ये इसने हाल फिलहाल में क्या किया है कि एक एस्टेरॉयड है टिनिकनेश, इसको फ्लाई बाय किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब नासा का मिशन है, के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉन्च कब किया गया था, 2021 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है, इसके जुपिटर, ये उनको स्टडी कर। अब ये ट्रोजन एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है, कि वो एस्टेरॉयड होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसी के अराउंड घूम रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा खासियत क्या है, ये 3 बार अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करेगा।
री एंटर थाइस अर्थ ऑर्बिट। तो 3 बार ये अर्थ के ऑर्बिट में री एंटर करेगा। क्यों री एंटर करेगा? ताकि उसको एक एडिशनल पुल मिले और वो कहाँ तक पहुँच सके, जुपिटर तक पहुँच सके। CBAM ये क्या होता है? ये है काउंटर बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, सॉरी कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। ये आपको ध्यान, मैं लिख देता हूँ, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म। ओके, ये किसका है? EU का है। इसमें होता क्या है, जितने भी एक्सपोर्टेड गुड हैं जो कहाँ पर पहुँचे हैं, EU के पास पहुँचे हैं, उन पे ये एडिशनल टैक्स लगाएगा। ठीक है, जिनके पास, जिनका भी क्या है, कार्बन फुटप्रिंट है, तो उन पे एडिशनल टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में होता क्या है, इसकी वजह से जो इंडिया की कंपटीटिवनेस है या बाकी किसी भी कंट्री की कंपटीटिवनेस है रिगार्डिंग ट्रेड EU में, वो कम हो जाती है। ओके, हालांकि इसकी खासियत ये है कि जो ये क्या करेगा, कार्बन एमिशन यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा कम करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, और उसके जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी धीरे धीरे कम होएगा। अब इंडिया में अगर आप बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो इसके अगेंस्ट लेके आए हैं हाल फिलहाल में कार्बन टैक्स। ओके, जिसमें कि क्या होगा, जो भी डोमेस्टिक प्राइसिंग बन रही होगी उसमें एक एडिशनल कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा। जो भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट बाहर से आया, कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है, तो उसमें एक एडिशनल आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये आपको ध्यान रखें कि एक फेयर वैल्यू बनाने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं एनकोर सॉफ्टवेयर की, जो कि किसने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिशियन ने। अब देखिए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल पीपल्स हैं, उनके लिए तो बहुत सारे ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे एक ECI का अपना एक ऐप है, फिर सी विजिल नाम से एक ऐप आपने सुना होगा ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। सी विजिल नाम से एक ऐप है। ठीक है, ऐसे ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर ऐप बनाया गया है, जिसमें कि उनको जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ है वो उनको उसी में मिल जाएंगी। तो इसे बोला गया है आपका एनकोर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको ध्यान रख। दूसरा क्या है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो कि बना है, जिसका नाम है कोस्टा करीना। ये आपको ध्यान। ओके, इसकी खासियत क्या है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट, ओके, इसके अंडर आता है ये। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर आता है। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसका मेन फोकस क्या है, कनेक्टिविटी बनाना, मैरीटाइम कनेक्टिविटी बनाना इंडिया की बाकी कंट्रीज़ के साथ। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना का एक मैरीटाइम का भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह ही एक मैरीटाइम का इनिशिएटिव। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैरीटाइम में भी एक्टिविटी बने। और यही इंडिया का विजन भी है। इंडिया का क्या है, टाइम विजन 2030, जो साउथ एशिया में है, उस एज अ प्रीमियर क्रूज हब बनना है। प्रीमियर क्रूज हब, ठीक है, कब तक बनना है, 2030 तक बनना है। ये आपको ध्यान, पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट कुशा, जो किसने लॉन्च किया है, DRDO ने। ये क्यों है, कि DRDO क्या करना चाहता है, अपने लिए एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना। ओके, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया ने बहुत सारे सिस्टम बाहर से लिए हैं, S-400। ओके, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसराइल के बताए थे, और फिर USA के बताए थे, जैसे आयरन डोम हो गया, ओके, एरो, पेट्रियट, डेविड स्लिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ऐसे ही इंडिया भी बनाना चाहता है, और इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, DRDO। ओके, फिर आता है मेथनॉल डीजल 15 फ्यूल। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, क्योंकि आपका जो है RDSO, ठीक है, रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या करा है विद IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके एक स्पेसिफिक या स्पेशल फ्यूल बना रहे हैं, जिसमें कि होगा क्या, आपका 15% तो मेथनॉल है। ओके, और लगभग लगभग 71%
क्या है, डीजल है। ओके, तो इससे बनाया गया है मेथनॉल 15 डीजल। ठीक है, ये आपको ध्यान। अब जब आप मेथनॉल की बात करते हैं, मिथाइल की, क्योंकि ये जो मेथनॉल है इसका नाम पढ़े मिथाइल अल्कोहल भी से। इसकी खासियत क्या है, इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं, CH3OH। ओके, तो यानी कि इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और इसका एक कॉमन नेम है वुड स्प्रिट। देखिए, वो आपसे केमिकल रिएक्शन तो वहाँ नहीं लिखवाएंगे। ओके, जो भी होगी वो बेसिक होगी, 10th तक लेवल की होगी, वो आप कर लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है मिथाइल अल्कोहल के बारे में, कोई जो वुड स्प्रिट है इसको बस जान के रखना है, इसके अलावा ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि आपने ई फ्यूल की बात पढ़ी होगी, कि ई ब्लेंडेड फ्यूल, जिसमें कि हमारा विजन भी है 2025 तक। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंड लगभग 20 करना चाहते हैं। ओके, तो एक उसको याद रख लेना। फिर यहाँ पर आता है एक और चीज़ और टॉपिक, दैट इज नेशनल बायोफ्यूल मिशन। 4 जनरेशन के फ्यूल हैं, जनरेशन 1, 2, जनरेशन 3 और 4। ये चारों जनरेशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जब भी कोई टॉपिक आता है, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से उसे कवर करते हुए चलना है। जब मिथेनॉल फ्यूल पढ़ ही रहे हो, बायोफ्यूल भी उसी समय पढ़ लो। फिर आता है वॉल्बाचिया, और इसमें ध्यान रखना, यूपीएससी ऑलरेडी एक बार सवाल पूछ चुका है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में किसी ने पूछ लिया है वॉल्बाचिया के बारे में। क्या पता आपके में एक रिपीटेटिव क्वेश्चन आ जाए। ओके, ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल सिम्बॉइंट है। सिम्बॉइंट क्या होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके एक ये बोल सकते हैं कि आप एक रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो डेवलप कर लेते हैं ताकि दोनों सर्वाइव करें। अब होता क्या है, भी मॉस्किटोज हैं उनकी प्रोडक्टिव एबिलिटी को ख़त्म कर देता है, ताकि वो अपनी प्रोजेनी क्रिएट ना ही कर पाए। और इससे क्या होता है, कई स्टेट्स में या कई जगहों पे जो मॉस्किटो फैल जाते हैं ना, जैसे ही बरसात आती है उस समय, तो उससे बचाता है ये। क्लियर, तो ये आपको ध्यान, वॉल्बाचिया। फिर आता है नासा का इन्फ्यूज़ मिशन। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है इंटेग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, ये जो इन्फ्यूज़ मिशन, इसकी खासियत क्या है या ये किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, एक आप ध्यान रखना, साइग्नस लूप है, ये मैंने फोटो भी डाली है। साइग्नस लूप नाम से क्या है, सुपरनोवा। ठीक है, इसको स्टडी करना चाहते हैं। क्लियर, बस ये आपको ध्यान रखना। सुपरनोवा क्या होता है, देखिए कोई भी स्टार होता है ना, जब वो अपनी फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, तब वो सुपरनोवा बन। ठीक है, दो तरह की चीज़ हो सकती है, सुपरनोवा, या फिर अगर बहुत छोटा स्टार हो या छोटा हो, तो वो फिर क्या बन जाता है, ब्लैक होल। तो आपको ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू साइज डिफरेंशिएट। ओके, तो आप इसको एज अ लाइफ ऑफ स्टार करके एक टॉपिक आता है, स्टार, उसको भी कवर कर सकते हैं, आपको देखना है। फिर आता है इंडिया की जो हॉकी टीम है, उसने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पे सुल्तान जौहर कप में। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि सुल्तान जौहर कप किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपको अब समझ आ गया कि सुल्तान जौहर कप है आपका हॉकी से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखना, इंडिया की जो विमेन टीम है उसने गोल्ड जीता है, कहाँ पे, एशियन चैंपियन। ये भी आप याद रख लेना। लिख देता हूँ, गोल्ड इन ट्रॉफी। ठीक है, ये आप अच्छे से याद करके जाना है, दोनों फैक्ट्स याद करके जाना। क्लियर, और मतलब ये जितने भी आपके ये कप वगैरह होते हैं, इन पे भी थोड़ा सा देख लेना। एक कंपनी है स्वीडन साप करके, ठीक है, इसको क्या मिला है, ये पहली ऐसी कंपनी बनी है इंडिया में जिसको 100% FDI मिला है, इसमें डिफेंस प्रोजेक्ट। ध्यान रख लीजिएगा, हमारे यहाँ पे जो FDIs होते हैं, ओके, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इंडिया में जितना भी FDI आता है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, बारे में आप पढ़ लेना। सिंगापुर है जहाँ से इंडिया को सबसे ज़्यादा FDI आता है। ओके, फिर FDI जो आता है वो 2 रूट से आता है, एक तो ऑटोमेटिक,
और अप्रूवल। फिर ऑटोमेटिक रूट से मतलब अगर उसकी जो लिमिट है वो 100% है ऑटोमेटिक में, कितना भी पैसा डाल सकते हो, उसके लिए आपको कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ओके, अप्रूवल रूट क्या होता है, अगर उसकी लिमिट आपने एक्सीड कर दी है तो वहाँ से फिर आपको जो भारतीय सरकार है उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन ओनली फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डिफेंस प्रोजेक्ट है इसमें पहले जो लिमिट हुआ करती थी 75% की लिमिट हुआ करती थी। लास्ट आई थिंक 2015 में इसकी लिमिट को रिलैक्स किया गया था और 100%, अब 100% ऑटोमेटिक रूट से आप डिफेंस प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि कौन सी पहली कंपनी है, तो वो है स्वीडन टैप करके। अब मेरे को टैप की फुल फॉर्म नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बता देना है। फिर नेक्स्ट है एंजेलो मैथ्यूज, पहले प्लेयर बने हैं जो कि टाइम आउट की भी क्रिकेट हॉबी वगैरह रही है, उनको तो ये जैसे पता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम आउट का वैसे बेसिकली मैं बता दूं होता क्या है कि जब भी कोई प्लेयर आउट होता है तो उसके बाद अराउंड एंड अराउंड आई थिंक 90 सेकेंड का टाइम होता है, तक मुझे याद है 90 सेकेंड या 3 मिनट्स के लगभग का कुछ टाइम होता है, जिसमें कि नेक्स्ट बैट्समैन को आके क्रीज पे अपना प्लेस लेना है। अगर वो उस दौरान नहीं आता तो दूसरी टीम अगर अपील करे, ध्यान रखना, दूसरी टीम अगर अपील करे, अगर दूसरी टीम अपील नहीं करेगी तो वो आउट नहीं दिए जाएंगे, अगर दूसरी टीम अपील करे तो फिर वो आउट दिए जा सकते हैं, जो कि हुआ। ये कौन से मैच में हुआ था, श्रीलंका बांग्लादेश मैच में हुआ था, जो कि वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का। अब जब ये भी आपको याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था, ओडीआई वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था, ये इंडिया में हुआ था। कि 2024 में जो वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, ये यूएसए एंड करेबियन इन दो जगह हो रहा है, यूएसए में और करेबियन में हो रहा है। ठीक है? फिर आता है या कि जो लार्जेस्ट आपका कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, कोल्ड ऑयल बनाने की प्रोडक्शन फैसिलिटी बनी है आपकी कहाँ पर है ये, और ये आपकी पड़ती है आपकी गुजरात में। ओके, और एक किसका इनिशिएटिव है, ये भारत बोटैनिक्स का इनिशिएटिव है, तो ये आपको ध्यान। फिर नेक्स्ट मैंने आपको अच्छा लास्ट लेक्चर में भी 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, एक आपको याद होगा प्रोजेक्ट 15B, वो बताया था आपको मैंने। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B किस काम आता है, ये इंडियन नेवी में कुछ शिप्स हैं उनको इंडक्ट करने के काम आता है। ओके, तो इसी में प्रोजेक्ट 15 फोर्थ शिप है जो इंडक्ट हुई, क्लियर, और इसका नाम क्या है, INS सूरत। तो चौथी शिप है, तो ऑलरेडी इससे पहले 3 शिप इंडक्ट हो चुकी हैं। सबसे पहली शिप का नाम था विशाखापट्टनम, लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इस बार मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मुँह जुबानी बता रहा हूँ आपको। पहली थी INS विशाखापट्टनम, दूसरी थी INS मोरमुगुआ, और तीसरी थी INS इम्फाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट 17 अल्फा। ओके, इसमें हम क्या बना रहे हैं, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। क्या पता मैच द फॉलोइंग में पूछे भैया प्रोजेक्ट 17 अल्फा किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 15B में क्या बन रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट 75। ओके, इस प्रोजेक्ट 75A में या प्रोजेक्ट 5 में हम क्या बना रहे हैं, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम बना रहे हैं। ये आपको ध्यान। अच्छा, इसी में एक चीज़ ध्यान रखना, इंडियन नेवी ने लॉन्च की है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉरफेयर क्राफ्ट। ओके, जिसका कि नाम हमने लिखा है अमीनी। क्या है, अमीनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है फीडे। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, जो फीडे का ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप थी, उसमें दोनों में मेंस वुमेन कैटेगरी में जो इंडिया है वो जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। अच्छा, मेंस कैटेगरी में कौन किसने जीता है, इसका नाम है विदित, विदित गुजराती।
ओके, एंड जो विमेन है उनका नाम है वैशाली। ये आपको याद रखना। क्लियर। साथ साथ फीडे के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसको फीडे बोला जाता है, और ये कहाँ की बेस्ड है? ये पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1924 में ऑर्गेनाइज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे इसका मेन काम क्या होता है? जितनी भी वर्ल्ड की चेस चैम्पियनशिप्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाता है। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से याद रख के चलना है। फिर आईआईटी मद्रास ने क्या बनाया? अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप कराया। कहाँ पर सेटअप किया है? तंजानिया में सेटअप किया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि तंजानिया में किसने सेटअप किया है अपना इंटरनेशनल कैंपस? आईआईटी मद्रास ने सेटअप किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद रहेगा। फिर कॉन्गो में क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किस चीज़ का, ये मैं बता देता हूँ। देखो, जो कॉन्गो का नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ कीवू, यार वहाँ पर हो क्या रहा है? जो मिलिशिया है, यानी कि एक यहाँ पर है M23 रेबल, इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट के जितने भी मिलिशिया है उनके एक दो ग्रुप है, M23 रेबल्स और गवर्नमेंट बैक्ड मिलिशिया, इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस वजह से कॉन्गो में लगभग अब तक 7 मिलियन लोग डिस्प्लेस कर चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या मतलब सवाल पूछ लेता है ना यूपीएससी कभी कभी कि मतलब कहाँ पर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो आपसे पूछ लेगा इन कौन सी कंट्रीज़ में अभी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, तो वो आपको याद रखना है। फिर अब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, रशियन नेम है, तो जो भी इसका नाम है वो आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। रशिया का वॉल्केनो है, इरप्ट हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। फिर चिले, ठीक है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये क्या बना है? 95th मेंबर बना है किसका? आईएसए का। आईएसए आपको पता है क्या होता है? आईएसए है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, किसने बनाया था ये? इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेटेड एफर्ट से बना था। किसके? इंडिया एंड फ्रांस। अब आप सोचेंगे भैया सोलर अलायंस की बात हो रही है तो चिले कहाँ से आ गया? तो देखिए शुरुआत में, ठीक है, लगभग लगभग इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और उसी वक्त क्या हुआ था आपका? COP21। तो COP21 में ही इसकी पहली बार इसके बारे में पहली बार सोचा गया, और फिर इंडिया और फ्रांस ने ये बना भी दिया। शुरू शुरू में तो इसकी जो मेंबरशिप थी वो सिर्फ किस किस के लिए थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितने भी सिचुएटेड कंट्रीज थी सिर्फ उनके लिए थी। लेटर ऑन हमने 2020 के बाद इसकी मेंबरशिप सभी यूएन कंट्रीज के लिए खोल दी। तो अब हर यूएन कंट्री, कोई भी यूएन मेंबर आपका इसका पार्ट बन सकता है। फिर ये आपको ध्यान रख। फिर आता है QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग एशिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टॉप 50 में इंडिया की दो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक है 40th, और नेक्स्ट है IIT मद्रास, जिसकी रैंक है 43rd, सॉरी 46th, 46th इसकी रैंक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है? फिर यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इस QS रैंकिंग में जो हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसकी हैं? इंडिया की हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो इस रैंकिंग में रैंक हुई, इंडिया की आई, फ्रॉम इंडिया। और जो टॉप रैंक पे है वो कौन सी है? पीकिंग यूनिवर्सिटी। लिख देता हूँ टॉप रैंक, सिटी। ये कहाँ की है? चाइना की है। ओके, चाइना से। क्लियर, ये आपको याद रखना है। फिर है वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक AI CEO, जिसका नाम है मीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये बनाया किसने है? हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया ये। और कहाँ की बेस्ड है ये कंपनी? पॉलिश कंपनी है। ठीक है, पॉलिश कंपनी कहाँ की। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है दैट इज़ फाल्गुनी शाह का एक गाना है अबंडेंस इन द मिलेट। इसको ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको मतलब नॉमिनेट हुआ था ये,
वो आपको याद रखना है। अब साथ साथ हम देख लेते हैं कि क्या इंडिया में किसी आर्टिस्ट को आज तक ग्रैमी मिला भी है कि नहीं मिला है। कि म्यूज़िक की जब हम बात करते हैं तो ग्रैमी अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इंडिया के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रवि शंकर। ठीक है, ये क्या बजाते थे, ये सितार बजाते थे। इन्होंने कोलैबोरेट करा था एक वेस्टर्न म्यूजिशियन थे जिनकी एल्बम आई थी वेस्ट मीट ईस्ट। तो उसी एल्बम में क्योंकि इन्होंने म्यूजिक दिया था तो उसके लिए इनको ग्रैमी मिला था। तो पहला ग्रैमी अवार्ड विनर इंडिया के लिए कौन है, रविशंकर। ये क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रैमी अवार्ड, ये आपको बाद में पढ़ते टाइम याद रहे कि किसने जीता था। तो रविशंकर जी ने हमारे लिए जीता था। फिर नेक्स्ट क्या है, बोंदो सागर और कॉर्पेट एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच हुई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर कौन गया था, आईएनएस कुथर। ठीक है, तो आईएनएस कुथर गया था और एक और चीज़ गई थी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ये दो चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जिसने पार्ट लिया है। तो ये दोनों नाम आपको याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, अभी पीछे हमने एक एंजेलो मैथ्यूज़ का पढ़ा और यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका की टीम को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है, मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया है। क्यों, क्योंकि आईसीसी की जो सॉरी श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसलिए आईसीसी ने उसको सस्पेंड कर दिया। आप थोड़ा सा जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब होता है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी जैसे पूछ लेता है। तो आईसीसी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, लॉर्ड्स में, इसीलिए इसको सबसे मेन ग्राउंड माना जाता है। क्लियर, हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि वो लॉर्ड्स में खेले। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 9 में। उस समय इसका नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका क्या थे इसके फाउंडिंग मेंबर। जब हम इनिशियली बात करें शुरुआत में सिर्फ कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी वो ज्वाइन कर सकती थी। लेटर ऑन इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने और वेस्ट इंडीज़ ने इसे ज्वाइन किया था 1926 के लगभग। हालांकि श्रीलंका इससे पहले भी, मतलब श्रीलंका जो था 1981 में क्या बना था, इसका एसोसिएट मेंबर बना था और फिर वो इलेक्ट हुआ था एज अ फुल मेंबर। अभी इसके लगभग लगभग कितने मेंबर है, 108 मेंबर है, जिसमें कि 12 फुल मेंबर है और 96 एसोसिएट मेंबर है। देखिए फुल मेंबर और एसोसिएट मेंबर में फ़र्क क्या होता है, टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज फुल मेंबर्स होंगे वो टेस्ट प्लेइंग नेशन होंगे और जो एसोसिएट होंगे वो नॉन टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स होंगे। इससे पहले आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया था कि वहाँ पर भी सेम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि उत्तराखंड से आ रही है, दैट इज़ उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं एक दिन में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जीआई टैग मिले हैं, लगभग लगभग कितने, 18 जीआई टैग एक ही दिन में। अब एक ही दिन में 18 मिले हैं तो उनके नाम तो याद करने किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करना अगर हो जाए, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं बता देता हूँ कि जो जीआई टैग होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जीआई टैग होते हैं इंडिया में रेगुलेट होते हैं जीआई टैग एक्ट ऑफ या जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते होंगे, वो आप में से कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। जिन्होंने नहीं बताया था वो लास्ट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने उसका जवाब दिया है वो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उत्तराखंड से एक और न्यूज़ कि पहले ही ऐसा स्टेट बनाया है जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया है। अब पहले तो जान लेते हैं कि सच में उत्तराखंड पहला स्टेट है कि नहीं है। कि जब आप यूसीसी की बात करोगे तो गोवा आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। ठीक है, बट हम उसको एज अ फर्स्ट स्टेट नहीं भी रिकॉग्नाइज कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने तौर पे प्री इंडिपेंडेंस का ही एक्ट लेके चल रहे हो। मतलब उस समय जो पोर्चुगीज़ सिविल कोड छोड़ के गए थे उसी सिविल कोड को उन्होंने आज तक कैरी फॉरवर्ड किया है। वेयर एज उत्तराखंड में क्या हुआ है कि नया यूसीसी बनाया गया है, पर्टिकुलर को फॉर्मुलेट किया गया है, तो दैट्स वाई इसके जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब जब सिविल कोड की बात करें तो ये कौन कौन से लॉज को या कौन कौन से एरियाज़ को कवर करेगा। सबसे पहला तो ये मैरिज के एरिया को कवर करेगा, दूसरा डाइवोर्स, तीसरा मेंटेनेंस। ठीक है, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सब एरियाज़ को क्या करेगा, ये कवर करेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसमें कुछ आर्गूमेंट्स मैंने फेवर के लिखे हैं, तो अगर आप चाहें अपने पेपर 2 के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पेपर 2 में यूसीसी इस बार आ सकता है, ठीक है, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके मैंने आर्गूमेंट इसलिए डाल दिया ताकि आपका पेपर 2 का भी हो जाए, तो पढ़ लेना आप है। फिर पीएम ने लॉन्च किया गया है पीवीटीजी मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये जो पीवीटीजी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी टोटल एंड टोटल 75 पीवीटीजीज हैं। ये जो पीवीटीजीज हैं इन्हें क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द देभर कमीशन। क्लियर, तो देभर कमीशन की जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपके पीवीटीजीज ऐड किए गए हैं। शुरुआत से आपके 75 नहीं है, शुरू में लगभग लगभग कुछ 52 के लगभग थे, उसके बाद इसमें और ऐड हुए हैं, तो अभी करंट में जो नंबर है वो 75 है। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज आपके उड़ीसा स्टेट में है, ये आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, हाईएस्ट पीवीटीजी यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, यहाँ पर है हाईएस्ट पीवीटीजी उड़ीसा में। ओके, ये याद रहेगा तो वेल एंड गुड। अब ये जो पीवी कमीशन है इसमें वो क्या रहा है, बेसिकली जो भी ये ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग से बजट अलोकेट होता, और जितनी भी जगह पे है पीवीटी एरिया को आपका टारगेट किया जाएगा ताकि वो लोग भी इन दी मतलब हम ये बोल सकते हैं वो भी डायरेक्ट हम डेवलपमेंट की राह पे ला सकें, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। फिर यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ की बात करी है, दैट इज़ विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भी लॉन्च किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ गेल कंप्लीट्स वर्ल्ड फर्स्ट शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर, तो लिक्विड नेचुरल गैस का ट्रांसफर के सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है, तो एलएनजी ट्रांसफ़र किया गया है शिप टू शिप, तो ये आप ध्यान रखना। देखो इससे पहले शिप टू शिप पेट्रोलियम ट्रांसफ़र तो हुआ है, और उसमें कोई इतना मतलब मुश्किल काम भी नहीं है कि पेट्रोलियम को ट्रांसफ़र करना ईजी है क्योंकि दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट, गैस को ट्रांसफ़र करना थोड़ा, तो गेल ने पहली बार, और पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है ऐसा, ओके, और साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गेल ने ही क्या बनाया है, फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया है, कहाँ पे, वाराणसी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन काम है गेल का। अच्छा, पहला तो बन चुका है, दूसरा भी बन चुका है, हाल फिलहाल की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, रिसेंट की, तो पुराने करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो रिसेंट का भी ऐड कर लो कि पहला बना हुआ था, सेकंड बिल्कुल अभी इंडक्ट किया गया है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, ओके। फिर नेक्स्ट इज़ विंडफॉल टैक्स, ये ध्यान रखना, विंडफॉल टैक्स एक एडिशनल टैक्स है जिसको कि सबसे पहली बार भारतीय सरकार ने 1970 में लाया था। देखो ये कब लगाया जाता है, मान के चलिए कोई भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल डिक्लाइन इन दी क्रूड ऑयल प्राइजेस इन इंटरनेशनल मार्केट, उस वजह से अगर किसी भी कंपनी को एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, मतलब उन्होंने पहले ख़रीद लिया उसकी वजह से या अभी प्राइस गिर गए, तो उसकी वजह से अगर एडिशनल बेनिफिट हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट क्या अलग करती है, एक एडिशनल टैक्स लगाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। ये न्यूज़ में आया था तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल का एक एआई चैट बॉक्स जो कि बना है जिसका नाम है बार्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही एक और चैट बॉक्स आप याद रखना, इसका है ओपन एआई ने बनाया है, ताकि नाम है चैट जीपीटी, हिसाब से तो बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ इसको, आप लोग भी करा करें। पेपर 2 के लिए अगर आपको कोई कंटेंट सर्च मारना है तो आप इसमें मार सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं हर टॉपिक की, और फिर उसको अपने कंटेंट को एनरिच करने में मदद ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मित्र शक्ति एक्सरसाइज की, ये किस किस के बीच होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं साइक्लोन मिधिली, का जो नाम है वो मालदीव्स ने दिया है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो नेमिंग है उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है आईओसी के द्वारा, इंडिया जिसमें है उसमें अभी कितने हैं, 13th, हर कोई एक एक नाम सजेस्ट करता है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको 2 साइक्लोन के नाम बताए थे, एक बताया था साइक्लोन तेज, और
दूसरे का दूसरे साइक्लोन का नाम, क्योंकि मेरे को एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है। चलिए, अगर आपको याद आ रहा है तो आप बता दीजिए, नहीं याद आ रहा है तो कोई नहीं, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो याद रख लेना, क्योंकि मैंने उसमें एक खास चीज़ बताई थी कि एक आपका अरेबियन सी में आया था और दूसरा आपका कहाँ पर आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। अच्छा, दूसरे का नाम था, एक तो तेज था और दूसरे का नाम था साइक्लोन हमून। ठीक है। तेज कहाँ पर आया था? तेज आया था अरेबियन सी में, और हमून जो आया था वो आया था बे ऑफ बंगाल में। तेज का नाम एज ऑब्वियस इंडिया ने दिया था, और जो हमून नाम है दिया था ईरान ने दिया। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आता है इंडिया बाउंड एक शिप है गैलेक्सी लीडर। इसको हाईजैक कर लिया था बाय दी हुती रेबल्स। हुती रेबल्स जो कहाँ पे वर्क कर, कहाँ के हैं? यमन के हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें आप याद रखना। फिर यूपी बना है बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरी। जब हम फिशरी की बात करते हैं तो दो तरह की फिशरी होती है, इनलैंड और ऑफशोर। ठीक है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फिशरी होती है वो इनलैंड ज़्यादा होती है। क्लियर? अच्छा, इंडिया की जब हम बात करेंगे फिश प्रोडक्शन में, क्लियर, फिश प्रोडक्शन में इंडिया कितने नंबर पे आता है? थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इंडिया। एंड सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या है? एक्वाकल्चर। अच्छा, एक्वाकल्चर को एक और नाम से जानते हैं, पिसी कल्चर। और जब पिसी कल्चर पढ़ ही रहे हो तो बहुत सारे अलग अलग है, जैसे विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और दो तीन और हैं, वो आप एपीकल्चर, इन सबको आप एक बार देख लेना। विटीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? वो इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नोवाक जोकोविच, इन्होंने क्या किया है? अपना 7th एटीपी टाइटल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब इसमें ध्यान रखना, इन्होंने किसको बीट किया है? जेनिक शाइनर को। ठीक है, जेनिक शिनर को। तो इनको बीट किया है इन्होंने, और उसके बाद अपना 7th एटीपी टाइटल जीता है। अच्छा, इनके नाम एक और रिकॉर्ड है क्या? 24 मेजर टाइटल्स का, मेजर सिंगल टाइटल। ठीक है, लगभग लगभग 24 इनके पास क्या है? मेजर सिंगल टाइटल्स हैं। इंक्लूडिंग इनका एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। अच्छा, इन्हीं के एक दोस्त मान लीजिए, कंपेटिटर मान लीजिए, राफेल नडाल। ठीक है, जो राफेल नडाल है, इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है, लगभग लगभग 14 फ्रेंच ओपन जीत। ओके, फिर आते हैं रॉजर फेडरर के बारे में। इन्होंने लगभग लगभग 8 विमिल्डन जीते। ओके, तो जब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की, तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ग्रैंड स्लैम, ठीक है, पहला जो ग्रैंड स्लैम आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड फ्रेंच ओपन, थर्ड इज विमिल्डन, लास्ट इज यूएस ओपन। ओके, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट में होता है। फिर जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले में होता है। और जो विमिल्डन है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये लगभग लगभग कब शुरू हुआ था? आपका 1877 में शुरू हुआ था। और जो यूएस है ये अगेन हार्ड कोर्ट में। ये कुछ फैक्ट है आपको जो ध्यान रखने हैं, किसके बारे में? टेनिस के बारे में। बेसिक्स मैंने आपको पूरा टेनिस का कवर करा दिया एक ही स्लाइड में। ओके। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के अवार्ड है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट ग्रैंड स्लैम। देखो, मैन में तो वो किसके पास है? नोवाक जोकोविच के पास है। और जो विमेन है, मार्गरेट कोर्ट के पास है। ओके, तो ये आपको ध्यान, अगर राइटिंग थोड़ा बहुत नहीं समझ आए तो देख लेना, वीडियो दोबारा देख लेना, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मिजोरम गवर्नर ने अपॉइंट किया है एयरफोर्स के एक ऑफिसर जिनका नाम है मनीषा पदी, उनको एज अ एडीई
कैंप की तरह अपॉइंट किया है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये बेसिक फैक्ट है, बस इतना याद रख लेना है कि पहली वुमेन है, मतलब मिजोरम गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया, स्क्वाड्रन लीडर हैं, तो वो याद रखना है। फिर नेक्स्ट महासागर इनिशिएटिव, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन नेवी के द्वारा। इसमें बेसिकली करा क्या जा रहा है, इंडियन नेवी कनेक्ट कर रही है विद जो भी आपकी ये इंडियन ओशन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए वर्क करना चाहती है। ये आप ध्यान रखना, अगर महासागर इनिशिएटिव बाय इंडियन नेवी। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कवच। कवच को अपग्रेड करा जा रहा है विद LTE। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवच क्या है, एक APS है, एडवांस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा उड़ीसा में एक घटना हुई थी, तो कवच उसके बाद से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या करता है, अगर दो कोई भी ट्रेन आमने सामने आने वाली है तो उनमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है ताकि वो टकराए ना। ठीक है, फिर आता है नेपाल बनाई है पहली साउथ एशियन कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। ओके, एक होता है अलाउड करना, इन्होंने रजिस्टर भी कर दिया है। तो ये आप ध्यान रखना कि पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी बनी है, नेपाल। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मुझे लगते हैं कि शायद आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। फिर इंडिया और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य। ओके, तो ये आप ध्यान रखना है, सूर्य किरण क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और पहली साउथ एशियन कंट्री बना है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। ओके, फिर आता है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये कहाँ पर सेटअप हुआ है, ये सेटअप हुआ है आपका लगभग लगभग सहारनपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। सहारनपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ओके, अच्छा, सहारनपुर के बारे में एक और चीज़ है कि ये टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी आपसे पूछना टेक्सटाइल के लिए और क्या क्या फेमस है, टेक्सटाइल के लिए तो ये हो गया। फिर अहमदाबाद, तो अहमदाबाद भी फेमस है। आप क्लियर? तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है तिलक्यारा टनल कोलैप्स, जो कि कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये उत्तरकाशी वाले में। देखो, अगर हम चार धामों की बात करें, कहाँ के, उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के जो चार धाम है, इंडिया के नहीं बता रहा हूँ, उत्तराखंड के बता रहा हूँ। पहला आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो क्या होता है, गंगोत्री से यमुनोत्री कनेक्ट करने के लिए आपका एक टनल बनाई जा रही थी, और वहीं पर क्या हुआ, एक सडन कोलैप्स हो गया था। क्योंकि अब उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं, लैंड सब्सटेंस को बता रहे हैं, फिर लीकेज भी बता रहे हैं इसमें कि पानी की वजह से भी ये धंस गई। तो उस वजह से इसमें लगभग लगभग अराउंड एंड अराउंड 41 वर्कर्स इसमें फंस गए थे, तो उनको निकाला गया है फिर लेटर ऑन। ठीक है, तो कहाँ पर, उत्तरकाशी में, और ये किसके अंडर आता था, चार धाम रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, ये ऑपरेशन लगभग लगभग इसमें कितने दिन लग गए, 17 दिन लग गए। तो देखो 17 दिन तक वो लोग अंदर ही फंसे रहे। और ये क्या था, कंट्री का लार्जेस्ट, या सॉरी लार्जेस्ट बोलना, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इससे पहले ऐसा जो मैसिव कैंपेन चली थी वो रानीगंज में चली थी, उसके ऊपर एक मूवी भी बनाई है अक्षय कुमार जी ने। ठीक है, तो आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, इटली ने डिफीट किया है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, किसमें, डेविस कप में। इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डेविस कप है ये किस चीज़ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो रिलेटेड है ये टेनिस से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इटली ने पहली बार जीता है ये, तो फर्स्ट टाइटल ऑफ इटली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बनी है सेकंड होम टू एशियाटिक लॉयन। तो एशियाटिक लॉयन आपको पता है कहाँ पर पाए जाते हैं अभी तक, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कहाँ पर पाए जाते थे वो,
और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, तो वह उनका फर्स्ट होम हुआ करता था। अब उसी के पास में ये इलाका है, उसी को बनाया जा रहा है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अगेन गुजरात में पड़ती है। उसको एज अ सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लॉयन बनाया जा रहा है। ओके, एशियाटिक लॉयन को ही हम पर्शियन लॉयन बोलते हैं। ऑल दो ये नेटिव कहाँ कर है? इंडिया के हैं। का IUCN जो स्टेटस है दैट इज़ एंडेंजर्ड। ओके, और WPA में ये शेड्यूल 1 में आते हैं। ये मोस्टली गिर नेशनल पार्क में रहते हैं जो कि गुजरात में पड़ता है, बट अब बारदा में भी इनको रीलोकेट किया जा रहा है। ओके, अच्छा, इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो दमोह बनने जा रहा है। दमोह जो कि कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। अच्छा, अभी जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। जिन जिन बच्चों को पता है ये कहाँ पर है, वो सब पता है ना, उनको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, अपने साथियों की थोड़ी मदद करो। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 सेंचुरी है, नोरादेही सेंचुरी और दुर्गावती सेंचुरी, जो कि कहाँ पड़ती है? दमोह में ही पड़ती है। इन दोनों को मिला के एक बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की बात करी है और उसका नाम बनेगा दमोह टाइगर रिजर्व। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये। ओके, फिर आता है अग्नि इनिशिएटिव। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उसको बूस्ट करने के लिए है। हम अगर बात करें, ये आयुर्वेदिक वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। ठीक है, आयुष, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धि, एच से होम्योपैथी। तो ये 5 चीज़ें हैं। इन पांचों की पांचों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी चीज़ के लिए इसी में एक अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बेनिफिट्स को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इंडिया बना है ISO का चेयरमैन। ISO मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, बाकी इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर आता है फतेह तू। ये क्या है? एक हाइपरसोनिक वेपन है। किसने डेवलप किया है? ईरान ने। ध्यान रखना, ईरान के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आजकल के करंट अफेयर के न्यूज़ में, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। अभी आपने सुना होगा ना कि ईरान ने भी डायरेक्ट मिसाइल छोड़े, तो क्या पता आपसे पूछ ले कि भैया बता दो उसके मिसाइल का नाम क्या है। तो फतेह 2 है उसका क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, तो जैसे यहाँ पे हाइपरसोनिक लिखा है तो आपको पता ही होगा, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। और जिनको नहीं पता है वो इसके बीच का फ़र्क पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है पॉल लिंच। इनको क्या मिला है? आपका बुकर प्राइज़ मिला है, क्योंकि इनकी जो किताब थी प्रॉफिट सॉन्ग। अच्छा, ध्यान रखना ये कौन सी कैटेगरी में मिला है? फिक्शन कैटेगरी। ओके, तो फिक्शन कैटेगरी में एक बुक है जिसका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके कि जो ऑथर है वो कौन है? आपके पॉल लिंच। उन्हीं को बुकर प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। यही लगते हैं हमारे करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ताकि हमें भी अप्रिशिएशन मिले और आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें। ओके, और एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं इसे, जिसमें कि बात हमेशा याद रखना कि जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।